नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को स्क्रीन पर ले। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मिडिल ईस्ट से जो अपडेट्स हैं वो इस युद्ध को अब नई दिशा में मोड़ने वाले अपडेट हैं। अब तक हमले आपने कहां-कहां देखे? एयरपोर्ट पर देखे, एयरबेस पर देखे, नेवल बेस पे देखे, रिफाइनरी पर देखे, ऑयल डिपो पर देखे, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर देखे। कुछ फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट कुछ देखे, जिसमें एक कहा गया कि अमेज़न का एक एस्टेब्लिशमेंट दुबई में था, उस पर ड्रोन दागा था। लेकिन ये युद्ध पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना कि एकदम डायरेक्शन ही चेंज करना, थोड़ा बहुत ऐसे दाएँ-बाएँ का नहीं, बिल्कुल सीधे जाते हुए लेफ्ट टर्न हो जाना या राइट टर्न हो जाना, इस युद्ध में अब वो मुकाम आने वाला है। फिलहाल तो ताज़ा जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि दुबई एयरपोर्ट के पास फिर ड्रोन से अटैक हुआ है और एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी है, 4 घायल हैं। लेकिन उससे बड़ा ये ताज़ा अपडेट है, ये एक अपडेट है। पूरे युद्ध का सबसे बड़ा अपडेट है कि ट्रंप के दिल और दिमाग पर ईरान ने अटैक करने का प्लान बनाया है। आईआरजीसी के तरफ से स्पष्ट रूप से ये प्लान आया है कि अब ट्रंप के दिल और दिमाग पर अटैक किया जाए। दिल और दिमाग ये क्या है? इस पर अटैक हुआ तो क्या होगा? अमेरिका दरअसल कंगाल हो जाएगा। ये अमेरिका को कंगाल बनाने का प्लान है। अमेरिका के पास है क्या? हम लोग कई बार चर्चा करते हैं अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास एनवीडिया है, अमेरिका के पास माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका के पास गूगल है, अमेरिका के पास और कुछ नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं कि अमेरिका के पास तकनीकी है और तकनीकी के महारथी हैं जिससे पूरी दुनिया हमारे यहाँ अगर गूगल चाहे 1 मिनट के अंदर तो ये देश ठप हो जाएगा। कंप्लीट मेलिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठप हो जाएगा देश। तो क्या है? गूगल उसके पास है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में सामने आई है। चिप्स और एआई इस सब पे काम करती है। बहुत सारी आईबीएम है, गिनती नहीं है। मैं हम लोग मतलब मैं निजी तौर पर इतना तकनीकी वाला एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मुझे उतनी कंपनियों के नाम नहीं याद है। ऑर्कुट है, आईबीएम है, गूगल है, सब है। अब आईआरजीसी अगले स्टेप में युद्ध में इन पर अटैक करने का प्लान कर रही है और ऐसे कई इंसिडेंट हैं। अमेरिका की इस नस को जब दबाता है कोई ना, छोटा-मोटा कई बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने किसी पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी एडॉप्ट कर ली कि जिसमें गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका बिलबिला उठता है। मतलब ये नस जैसे ही दबाओ, ये इतना इफेक्टिव है कि कई लोग एक्यूप्रेशर वगैरह करवाते हैं ना कि यहाँ अंगुली दबाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, कुर्सी से उछल जाते हैं। उसी टाइप का है, जैसे ही दबाओ ये वाली नस, अमेरिका उछल जाता है। और ये नस दबाने को नहीं कह रहा है ईरान, ये नस काटने को कह रहा है। अगर ये नस काट दिया तो ब्लीड कर जाएगा दिल। क्यों मैंने कहा? ये दिल अमेरिका की इकोनॉमी में पैसा पंप करता है। आप अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत डीपली जाकर के थोड़ा-सा समझेंगे, तो इस पूरे सिस्टम को अगर पूरे ये टेक्नो कंपनियाँ जो है ना, इन टेक्नो कंपनियों को हटा देंगे, तो लगेगा ये तो हमारे जैसे ही निकले। यही टेक्नो कंपनियाँ हैं हार्ट, जहाँ पर पंपिंग होती है, किसकी? मनी की पंपिंग होती है। और दिमाग, यही एनवीडिया, यही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है, जहां पर अमेरिका का ब्रेन है। और इस ब्रेन में जब भी थोड़ा-सा कुछ कमी होती है, तो इसी ब्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए ब्रेन ड्रेन इंडिया जैसे देशों से होता है। मतलब वहां पर ब्रेन, दुनिया का सारा ब्रेन, दुनिया भर का, अगर इंडिया में भी ब्रेन है, तो उसको भी बुला करके वहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं कि ब्रेन कहाँ चाहिए? ब्रेन गूगल में चाहिए। ब्रेन एनवीडिया में चाहिए, ब्रेन आईबीएम में चाहिए, उसमें ब्रेन ऑर्कुट में चाहिए, ब्रेन माइक्रोसॉफ्ट में चाहिए। तो ये दिल और दिमाग पर सीधा हमला है। इस हमले के बाद अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका का टेक्नो जो उड़ान है, ये दोनों दोनों ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए कोई इंटरसेप्टर नहीं है
कि जो बचा ले, कोई इंटरसेप्टर वगैरह नहीं है। मैं आपको खबर पे लेके चलता हूं। ये बेसिकली ये पूरी भूमिका इसलिए थी कि इस डायरेक्शन में युद्ध गया तो अमेरिका के लिए मतलब फिर उबरना मुश्किल है। दुबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला, एक भारतीय समेत 4 जख्मी, जंग के बीच दहशत का माहौल। ये मैंने जो कहा ताजा खबर जिसके साथ हम आए हैं, ताजा खबर है। इसके साथ जरा विजुअल दिखा दीजिए, दुबई एयरपोर्ट के विजुअल, वो वहां के हालात देखिए जरा। भारतीय बहुत हैं इसलिए जरूरी है इसको देखना। ये देखिए, ये दुबई एयरपोर्ट है भैया, देखिए जरा नीचे, ये देखिए, मतलब अगर एक धक्का लग जाए तो 50 आदमी गिरेंगे, उससे कम नहीं गिरेंगे, ऐसी हालत है वहां। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। चलिए हटा दीजिए, अब आते हैं मुख्य खबर पर। जो मुख्य खबर है जिस पर हमें चर्चा ही करनी है, उसी के लिए इस कार्यक्रम को लेके आए हैं। लाइए हेडलाइन दिखाइए एक एक करके और फिर आगे चलते हैं। ये अल जजीरा इंग्लिश का ट्वीट है। आईआरजीसी आईआरजीसी लिंक्ड Tanseem News Agency says offices and infrastructure run by US tech firms with Israeli links, including Google, Microsoft, ये क्या है, पलांटिर, अब जो भी भाई हो, वो हम टेक कंपनी का नाम नहीं जानते हैं, IBM, एनवीडिया, ओरेकल, ये जिनका जानते हैं वो बता दिए। आर ईरान्स न्यू टारगेट्स, they are located in Israel cities as well as in some Gulf countries. इजराइल में या मध्य एशिया में जो भी अलग अलग देशों में ये लोकेटेड हैं, उन सभी जगहों पर इनको टारगेट किया जाएगा। आगे चलिए, लाइए इसका जो पोस्टर इसमें लगाया है, देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, आईआरजीसी सजेस्ट्स गूगल टेक कंपनीज इन रीजन में बी लेजिटिमेट टारगेट्स रिपोर्ट। आगे चलिए, ऊपर साफ 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 लिख भी दिया है, ये देखिए यहाँ पर, ये पूरी डिटेल खबर है। द आईआरजीसी एफिलिएटेड तंसीम न्यूज एजेंसी हैज रिलीज्ड ए लिस्ट ऑफ offices and infrastructure run by top US companies with Israel links whose technology has been used for military applications, describing them as Iran's new target. As the scope of the regional war expands to infrastructure war, the scope of Iran's legitimate targets expands, it said. The companies include Google, Microsoft, IBM, Nvidia, and Oracle, and the listed of the usage and infrastructure of cloud-based services and located in multiple Israel cities as well as in some Gulf countries. इन सब को टारगेट करने का आईआरजीसी ने, इसको आप अभी मानिए फैसला किया है या अभी इस पर विचार कर रही है। अभी आगे चर्चा में इसको समझेंगे कि ये फैसला हो चुका है, करेंगे। अगर फैसला हो चुका है तब तो ज्यादा ये भयावह है। चलिए, अब ये देखिए, इसमें ये भी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। ईरान वॉज स्ट्राइक ऑन रीजनल इकोनॉमिक टारगेट्स एंड बैंक्स आफ्टर अटैक ऑन ईरानियन बैंक, स्टेट मीडिया। अभी आपने टेक कंपनियों को देखा, यहाँ पर क्या है कि जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, ये ईरान में बैंकों पर हमला किया। अब वो जो इकोनॉमिक या फिनेंशियल हब है या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर अटैक करने का प्लान भी कर रहा है। तो एक साथ टेक, और टेक में जान बसी है अमेरिका की, उसके साथ बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर ये ज्यूस की जान है। पूरी दुनिया में जो इजरायली हैं, ज्यूस हैं, इजरायली छोड़ दीजिए, जो यहूदी हैं, शुद्ध कहिए, यहूदियों की जान बैंकिंग में बसी हुई है। अब अमेरिका, आज भी अमेरिका में जो प्रभाव, ज्यूस प्रभाव है ना, वो इसलिए है कि अमेरिका की भी बैंकिंग उनकी मुट्ठी में कैद है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो ज्यूस की है, यहूदियों की, वो यही है कि पूरी दुनिया का फिनेंशियल जो पावर है ना, वो उनकी मुट्ठी में। तो ये ईरान की जान बैंकिंग और टेक अमेरिका की जान,
दोनों की, वो तोते का गर्दन, अब तोते गर्दन मरोड़ने के लिए ये कदम बढ़ा रहा है ईरान। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल जब हमने रात को लेट नाइट में शो किया, उस समय लेटेस्ट क्या था कि अमेरिका आज रात को रक्षा मंत्री का बयान था कि ऐसा हमला करेगा, ऐसा हमला करेगा कि जो भूतों ने बोझते टाइप की चीज। क्या हुआ उस हमले का? कोई खबर देखी आपने कहीं वेस्टर्न मीडिया के अंदर? मतलब आज जो है दिन 12वां दिन है लड़ाई का, एग्जैक्टली 12वां दिन। और 12 दिन के अंदर 5 बार 6 बार ये कह चुके हैं कि आज का हमला सबसे बड़ा होगा। और हालत क्या है कि अमेरिकन एयर बेसिस से फौजी भाग रहे हैं उनके, अमेरिकन फौजी। उधर से जितने भी इनके एम्बेसीज हैं वो खाली कराई जा चुकी हैं। हर जगह से देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और परिस्थितियां यहां लाके खड़ी कर दी है कि बड़बोलापन खत्म नहीं होगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि ट्रंप की पार्टी के अंदर से भी उतना ही विरोध शुरू हो गया है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। और जो आपने कहा कि ये इनकी नर्व सेंटर्स हैं, वो तो बिल्कुल साफ ही है कि जिस तरीके से आज दुबई के एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है और बैंकों पे रात को कल अपना इजराइल ने और अमेरिका ने हमला किया, तो उसका इन्होंने काउंटर सोच लिया है कि जितनी भी ये अपनी अपने टेक कंपनियां हैं इस पूरे रीजन में, अब उनको टारगेट किया जाएगा। बाकायदा इसकी घोषणा की गई है आईआरजीसी की जो प्री एजेंसी है उनके जरिए। और आज की जानकारी जब मैं और आप बात करें तो ये है कि 12 दिन के अंदर अभी तक का इजराइल के खिलाफ, इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमला ऑलरेडी जारी है जब हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ईरान ने जो अभी अभी जो सारी खबरें हैं लेटेस्ट, ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की जो खेप है 35-36वीं, वो लगातार चल रही है। और ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि अब जो लेटेस्ट वो चीज आई जिसका आपने जिक्र किया कि अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तर और डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया जाएगा। और जो संभावित सूची है टारगेट की, उसमें जैसा आपने बताया गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम, ओरेकल, ये सारी की सारी कंपनियां हैं। और इन कंपनियों के दफ्तर कहां पर है वो देखिएगा। इनके दफ्तर इजराइल में है, दुबई में है और अबू धाबी में है। यहां पर इनके ऑफिस भी है और डेटा सेंटर भी है। सारे की सारी चीजें अगर ये निशाने पे आती है तो फिर सोचिए ट्रंप की क्या परिस्थिति है। ईरान को तो कोई रोकने वाला है नहीं। जब उसको आप हिट करोगे अंदर जाकर के, तो ईरान को आपको प्रसाद तो देगा नहीं। बहुत साफ सी बात है। जिस तरीके से आप ऑल आउट ऑफेंसिव कर रहे हो, तो वो भी तो आप खाली थोड़ी बैठेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि जो तुम करोगे उसका 1.5 गुना हम करके देंगे। ठीक। अमेरिकन कोई एक ऐसा देश मुझे मिडिल ईस्ट में बता दीजिए, आप तो लगातार देख रहे हो पिछले 12 दिन से, जो एक भी हमला ईरान के हिटिंग टारगेट से बचा हो जिसपे नुकसान ना हो सक्सेसफुली। ऐसे ही इजराइल का कोई शहर ऐसा नहीं बचा, बड़े बड़े डोम हमारे पास ये हमारे पास वो, उनकी सारी मुट्ठी खोल के पूरी दुनिया को बता दी कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी हकीकत ये। ऐसी सूरत में अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हो रही है आशीष भाई, आपको पता है अमेरिकन सीनेट के अंदर इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग्स लगातार चलती रहती है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, वहां भी अलग अलग कमेटीज। उसके अंदर आशीष भाई आप हैरान रह जाएंगे, डेमोक्रेट तो डेमोक्रेट, रिपब्लिकन्स भी बाहर आकर के क्या बोल रहे हैं, ट्रंप को जलील कर रहे हैं भाई, डे इन इंडिया कि इसको पता ही कुछ नहीं है। उसको नेतन्याहू ने फैसला किया और ये युद्ध में कूद गए। ये रिपब्लिकन्स कह रहे, डेमोक्रेट कहे तो समझ में आता है। और आज की तारीख में अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो गत है उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। देखिए, नेतन्याहू का फिर भी एक छोटा मोटा जस्टिफिकेशन ये हो सकता है कि उसके टारगेट में लंबे समय से ईरान था, लंबे समय से। उसने तो मिडिल ईस्ट में हंगामा रखना है, चाहे कोई भी फंस जाए उसने तो वही काम करना है। लेकिन ट्रंप की क्या बुद्धि मारी गई थी कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है और वो व्यापारियों के अपने रिश्तेदारों के कहने से हमला कर देता है ईरान के ऊपर। सवाल तो अब ये उठ रहा है ना कि ट्रंप के एडवाइजर कौन है। और जो असली चीज थी जो उन्होंने मना किया था, सीआईए ने मना किया उनको कि मत कीजिए ये। जितनी भी सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन, सब ने मना किया कि मत कीजिए। उसके बावजूद वो आदमी नाम लेके कह रहा है, विटकॉफ और ये कुशनर और इन सब लोगों ने मुझे कहा, उनमें से किसको इंटेलिजेंस की समझ है, उनमें से किसको वार फाइटिंग मशीनरी की समझ है, किसको ईरान के ओवरऑल कैपेबिलिटीज की समझ है, किसी को भी नहीं। यानी कि ट्रंप खुद तो एक लूज कैनन है ही। जो अमेरिका का इस्टेब्लिश सिस्टम था प्रेसिडेंट के फैसले लेने के लिए, भाई जो जो ब्रीफ करते हैं, जो उनको अपडेट देते हैं, हमारी ये क्षमताएं हैं, उनकी ये क्षमताएं हैं, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, उसने किसी की सुनी नहीं। ना पेंटागन की सुनी, ना सीआईए की सुनी। उसने सुनी नेतन्याहू। नेतन्याहू ने कहा ये भाई साहब कूद के मैदान में। अमेरिका की जो आज हालत है, आप सहज कल्पना कर सकते हैं।
जो ये सो कॉल्ड आपकी महाशक्ति का भौकाल बनाया था आपने, इसमें तो सैकड़ों साल लगे, और इसको 12वें दिन में आते आते ईरान जैसे देश ने, जो सैंक्शंस का मारा हुआ है, जो बहुत बुरी स्थिति में आर्थिक तौर पे अदरवाइज, जिसको आप तबाह कर रहे हो डे इन एंड डे आउट 12 दिन से, उसने आपको सारी दुनिया को सच बता दिया कि अमेरिका के भी पल्ले कुछ नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति कंप्रोमाइज्ड है, अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान का, इजराइल का टूल है। इतनी बड़ी चीज आशीष भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति पे इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे थे पहले, और वो चीजें प्रूव हो रही है साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कह दिया, आरोप लगा दिया मैंने, नो, जो पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो बता रही है कि रिमोट कंट्रोल ट्रंप का नेतन्याहू के पास है। ये एक बहुत बड़ी चीज, और नेतन्याहू अपने ट्रंप की जो एक होती है ना मॉरल अथॉरिटी अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती दिखाई दे रही है इस पूरे घटनाक्रम। ईरान के पास फिर वही बात है, होने के लिए कुछ नहीं है, और अमेरिका की हकीकत आज ये है दुनिया के सामने कि उसके पास पाने को कुछ नहीं है, कुछ पाने को नहीं है। उनको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए, और जिस तरीके का सनकी ट्रंप है ना, आपको पता है जिस तरीके से वो भागता है चीजों से छोड़ के, वो किसी भी समय छोड़ के भाग भी जाएगा, ये मैं बताऊंगा। आज उसकी जो गत बनी है, उसने सारा कांड क्यों किया? उसने ये सारा कांड किया एप्स्टीन के कारण कंप्रोमाइज होकर, केवल और केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए, और कोई काम। वो चीज दब नहीं पा रही है। आपने आप पॉम बॉन्डी का आज देखा रात को, कांग्रेस के साथ उसकी हियरिंग थी, उसकी जो खाल उतारी है अटॉर्नी जनरल की, आप सोच के देखिए। उसने वाशिंगटन डीसी से शिफ्ट कर लिया आर्मी बेस पे। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल अपने घर में नहीं रह रही, आर्मी बेस पे रहने को मजबूर, और उसको ये कहा कि आपको बख्शेंगे नहीं, आपने जिस तरीके से किया यूएस कांग्रेस के अंदर कैमरे पे, आप कहोगे तो मैं वीडियो भेज देता हूं दर्शकों के लिए। ये कहा कि हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे, आपने जो ये पाप किया है। और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं कि वहां पर आप सोचिए आशीष भाई, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर नेशनल मॉल के अंदर गेट के बाहर, आपको पता है क्या हुआ? वहां पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दी गई, बहुत बड़ी प्रतिमा, किसकी? ट्रंप की और एप्स्टीन की। नेशनल मॉल डीसी, व्हाइट हाउस से जस्ट थोड़ी दूर पे, और उसमें वही वाला पोज है जो वो एक मूवी आई थी ना टाइटैनिक मूवी में था ना, वो जो यूं करके खड़े हुए थे, वो दोनों ऐसे ही खड़े हुए। आज हकीकत में आशीष भाई, ट्रंप की जो पोजीशन है ना, अगर कोई भी इज्जतदार आदमी हो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में वो रखता हो, तो 1 मिनट भी अपने पद पे ना रहे। लेकिन ट्रंप, आपको पता है जिस तरीके के, मतलब जिन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं, उस आदमी को कोई परवाह नहीं है। सैनिकों के सवार है, वो गोल्फ खेल रहा है वहां पर, उसको कोई परवाह नहीं। सैनिकों की डेड बॉडी, यार ये लाल टाई और लाल टोपी लगा के खड़ा हुआ है वहां पर। तो अमेरिका में अब सवाल ट्रंप का बचा ही नहीं। अब तो ये बात यह है कि रिपब्लिकन्स को भी सदा के लिए तो नहीं खो देगा ये आदमी। वहां पर स्थिति ये आके खड़ी होगी। ईरान ने जो कुछ किया है ना, ईरान ने क्या किया है, इजराइल को तो कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया कि इसका जो बोकाल इनके पास कुछ नहीं है। एक तो वो किया, और ट्रंप की जितनी फॉल्ट लाइंस थी डिसीजन मेकिंग से लेकर के और स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल डिसीजंस को लेकर के, हर चीज को उन्होंने खोल के रख दिया कि देखिए ये आदमी कुछ भी नहीं है, खोखला है ये, ही इज ए कंप्रोमाइज्ड मैन, ही इज ए मैन हु इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय इजराइल। ये परिस्थिति आज, और वहां मानी जितने इनके एलाइज थे सारे वही बात कह रहे हैं। ब्रिटेन में सुन लीजिए आप बात, अपने नाटो में सुन लीजिए, कनाडा में सुन लीजिए, जो कभी इनसे अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते थे अमेरिका से अलावा, आज उनके सुर सुनिए आपके। तो ट्रंप ने अमेरिका को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और उसका फायदा अब ईरान उठा रहा है। देखिए ईरान अब कुछ भी करे, क्योंकि आपने ईरान में इतनी ज्यादा बेकायदगियां की हैं, छोटी बच्चियों के स्कूल पे हमले से लेकर के तमाम, कि अब आपके पास मॉरल कंपास नहीं बचा कि आप उस पर उंगली उठा सको। बैंकों पे आपने हमले किए, उनके धार्मिक लीडर बातचीत के दौरान उन पे हमला किया, सारी टॉप लीडरशिप को मिटा दिया। तो आप कोई राष्ट्र के तौर पर काम नहीं कर रहे, आप एक आतंकी गिरोह के सरगना के तौर पर काम कर रहे। तो इसलिए आपके जो भी एक्शंस हैं उनकी कोई सैंक्टिटी नहीं बची। ये ट्रंप के साथ जो हुआ है, ये अमेरिका के इतिहास में बहुत लंबे से, देखिए लड़ाइयां तमाम राष्ट्रपति करते हैं अमेरिका में, तो आपको पता है लड़ाई का पूरा माफिया है, वेपन माफिया है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बन रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राष्ट्रपति युद्ध को लेकर के, वहां तो जो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर आप अब तक की वो देखेंगे, तो जब भी अमेरिका युद्ध में गया है, वहां किसी भी राष्ट्रपति के पास 70% से लेके और 96% तक की पॉपुलरिटी रेटिंग होती थी कि भाई युद्ध में जा रहे हैं, फैसला ठीक है, सारा अमेरिका साथ होता था। इस बार जो लोगों की सैंक्शन है, कितने लोग कह रहे हैं अमेरिका में युद्ध में जाना चाहिए, 20% है। तो यहां पे ट्रंप आके खड़े हो गए इस युद्ध को लेकर के, और उसी में ईरान एक मौका ढूंढ रहा है अमेरिका के जरिए
इजराइल को सदा के लिए उसका मुंह बंद कर देने का, कि अब हम बात ही नहीं करेंगे, तुमने जो करना है करो, अब युद्ध को हम बंद करेंगे। ईरान जैसे देश का जो ये जज्बा है, इससे पूरी दुनिया चकित है पूरे तरीके से। और कमाल देखिए, वहां से अब भी लाखों लाख बैरल तेल चाइना अब भी जा रहा है। ये सारे के सारे जो इनके एलाइज हैं, इंक्लूडिंग भारत। भारत को 2 लीटर तेल नहीं मिला आज तक, जब से इन्होंने बंद कराया था, लेकिन चाइना में लाखों बैरल तेल अभी भी जा रहा है ड्यूरिंग दी वार इटसेल्फ। अरे ये स्थिति है। भैया, एक रिपोर्ट है और वहीं की, मतलब इंडियन रिपोर्ट तो कोई बातें नहीं करना है, कि ये जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान बर्बाद भी हो रहा है, क्योंकि उसके हथियार इतने लग रहे हैं, बाकी जो इंफ्रा बर्बाद हो रहा है वो सब अलग है, लेकिन ईरान की तेल से जो आय है वो बढ़ गई है युद्ध के बाद से, क्योंकि होर्मुज वो हो चुका है। चीन को कोई डर है नहीं, चीन के कोई एग्जॉटिक आइलैंड पे गया नहीं कभी जिनपिंग, तो उसको कोई डर है नहीं, तो वो दनादन, मतलब नॉन स्टॉप समझ लो कि खाली, अब तो लाइन भी खाली है कि अकेले एक ही आदमी पिच पे अकेले दौड़ रहा है, मतलब पूरा तेल उठा रहा है। हमारे यहाँ आपने कहा ना वॉशिंगटन डीसी, वो जेफरी एप्स्टीन और उनकी मूर्ति बनी है, हमारे यहाँ जरा कोई मूर्ति बनवा दे, यूएपीए लग जाएगा। ये बड़ा, सबसे बड़ा फर्क, मैं बार बार इसलिए आता हूँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क देखिए हेमंत भाई, योग्य और अयोग्य नेता ये हर देश में आते हैं। हम आप भले ट्रंप को दिन रात कोसते हैं, ट्रंप को कोसने में एक चीज ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है ना कि कभी अयोग्य नेता आएगा ही नहीं। जनता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी का मिजाज होता है, मौसम होता है, बहक गया, सहक गया, गलत चुन लिया, तो या सही जान के चुना, वो गलत निकला, वो ज्यादा बड़ा एक्टर निकला, कलाकार निकला। तो कोई भी राष्ट्र हो, वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोरिया हो, कुछ भी, कहीं पर भी जनता के एकाध बार सिलेक्शन में या इलेक्शन में गलती हो सकती है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी मैच्योर है ना, तो कितना भी तबाही मचा ले ट्रंप, आप बता रहा हूं, ट्रंप कितना भी उछल कूद कर ले, उसी ट्रंप को वहीं पर रिपब्लिकन और वहीं की मीडिया, जो 168 बच्चियां मरी हैं, किसने एक्सपोज किया? सीएनएन ने एक्सपोज किया, सीएनएन ने सबूत दिखाए, और अब तो वहां के सीनेटर मान रहे हैं सब। तो माना ना, यहां पर किसी की इस देश में किसी मीडिया हाउस की हैसियत हो, वो नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दे, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना और सबूत दिखा देना मोदी के खिलाफ, ये तो आप कल्पना भी मत करिए। सवाल करने की औकात नहीं, वो सवाल करते हैं, चूस के खाते हैं हम, मीठा था, खट्टा था तो थूक दीजिए, दूसरा लाता हूं, ऐसे सब हैं, कैसे आशीष काम भाई, करते इस आपने जो हैं। जिक्र किया ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यू इनपुट है, वो दर्शकों के लिए ना कोट करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो मोदी जी चाहे कुछ भी करके आ जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वहां पर क्या है उसका लेटेस्ट बता दो, मैंने वीडियो भी भेजा था आपको। मिनाब, जो ईरान के अंदर, जो दक्षिण ईरान के अंदर जो हमला हुआ था लड़कियों के स्कूल पर, उस पर जो रिपब्लिकन सेनेटर है जॉन कैनेडी, उसने क्या कहा, मैं कोट एंड कोट करता हूँ। ट्रंप तो क्या झूठ बोल रहा था कि ईरान ने खुद ही हमला कर दिया, ईरान के पास तो टॉमहॉक मिसाइल ही नहीं, किसी और देश ने कर दिया। फिर कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, जांच चल रही है। रिपब्लिकन सेनेटर कैनेडी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है ये सच है, मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं, यह एक बहुत बड़ी भयानक गलती है, काश ऐसा न हुआ होता, मुझे खेद है ऐसा हुआ। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, जब आप गलती करते हैं तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने वही किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइल बहुत सामान्य है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने स्कूल पर बमबारी की। ट्रंप ने कहा रिपोर्ट में जो भी दिखाया जाए मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। 3 दिन के अंदर 3 बयान। जॉन कैनेडी ने क्या कहा, यह हमारी गलती थी, यह हमारी एक भूल थी और मुझे खेद है। 165 लड़कियां, उम्र 7 से 12 साल, यह मानवीय शालीनता का न्यूनतम मानक है आशीष भाई, मानवीय शालीनता का। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने इसे पूरा किया, जो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर पाया। ये है यही मॉरल वैल्यूज। यही बात अब कंपैरिजन की, बहुत दर्शक कहेंगे कि अमेरिका से बीच में आप इंडिया पा जाते हैं, मोदी पा जाते हैं, इसलिए आ जा रहे हैं कि दुनिया की स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। हम भी वॉर में जाते हैं या जा सकते हैं, जो हालात है कभी भी वॉर में जा सकते हैं।
हमारे देश में जो लीडरशिप है वो तो है जो उचित लगे वो करो, युद्ध में जो उचित लगे वो करो, चुनाव में जो मुझे उचित लगेगा वो मैं करूंगा। युद्ध में तुम अपना उचित देख लो, चुनाव में मैं उचित देख लूंगा। कहीं चुनाव लड़ने के लिए चुना है। मैं डेमोक्रेसी की जड़ों पर बात कर रहा था। वहां के जुडिशरी से हमारी जुडिशरी की तुलना कर लीजिए, वहां के मीडिया से हमारे मीडिया की तुलना कर लीजिए, और वहां के पॉलिटिशियंस से। उसमें एक पॉलिटिशियन आ गया दानवा मतलब दानवी मानसिकता का। नहीं तो वहां देखिए, आपने अभी बताया ना, वो रिपब्लिकन सीनेटर है, क्या बोला यहां पर अगर ऐसी एक घटना, मतलब काल्पनिक में बताऊं, नहीं करना चाहिए वैसे, कुछ होता तो हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मदरसे में एक पकड़ा जाता है कोई अगर, या कुछ भी हुआ, ऐसी कुछ खबर आई, सब कहते हैं ये मदरसे में, वो बच्चे ही पढ़ते हैं ना, मदरसे आतंकी यहाँ से पल रहे हैं। आपका माइंडसेट देखिए, ऐसे हादसों पर तो आप कहेंगे कि भविष्य के आतंकियों को हमने खत्म कर दिया, क्या पता आपकी डेमोक्रेसी की जड़ें। तो ऐसे डेमोक्रेसी की जहां पर जड़ें नहीं गहरी होती, डेमोक्रेसी नहीं मजबूत होती है ना, तो वहां का भाग्य तय होता है। वहां मैं बार बार कहता हूं, यहां पर नरेंद्र मोदी नहीं तो कोई और होता, लेकिन वैचारिक रूप से नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। मैं नहीं व्यक्ति मानता, मैं नरेंद्र मोदी को एक विचार अब मानता हूं। इतना मोदी को मैं अब गुणगान करता हूं, वो व्यक्ति नहीं, विचार हो चुका है व्यक्ति। तो नरेंद्र मोदी जैसा विचार, ये नरेंद्र मोदी नहीं होते, बड़नगर वाले नहीं होते, खड़गपुर वाले होते, कहीं ना कहीं कोई नरेंद्र मोदी होता, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं है। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन जड़ें नहीं गहरी है। चलिए आगे चलते हैं, जरा दिखाइए भैया, और जरा वॉल पे ही आते हैं, वॉल से फिर हम लोग इधर आ गए। ये देखिएगा जरा, ये हिजबुल्ला ने, हेमंत भाई गौर से देखिएगा, ये हिजबुल्ला ने मिसाइल बेस के पास एक सैटेलाइट स्टेशन को निशाना बनाया है। ये वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये डैश कैम जो होता है ना गाड़ी में, ये डैश कैम पे कैप्चर हुआ वीडियो है। वैसे देखने में कई बार लग रहा है ना कि वीडियो गेम टाइप का, नहीं, ये वहां मौजूद रिपोर्टर, और कई जगहों पर मैं चेक करके, जो मतलब जो रिपोर्टर वहां पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं मौजूद हैं, कई अलग अलग एजेंसी, और इसको इरना ने भी ट्वीट किया है, जो सरकारी एजेंसी है। ये डैश कैम के वीडियो में कैप्चर हुआ है। इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उस साइड के। ये सैटेलाइट स्टेशन था, और यहाँ पर घायल भी लोग हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक एक अलग तकनीकी विफलता, ये आईडीएफ मतलब इजराइल की सेना, इजरायली फोर्स के मुताबिक ये एक अलग तकनीकी विफलता के कारण मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, और सायरन भी नहीं बज सके। हिजबुल्लाह ने दावा किया है, ये ईरान ने नहीं मारा है, ये हिजबुल्लाह ने मारा है। हाँ, ये टू फ्रंट कर दिया है ईरान ने, एक तरफ हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि यह इजरायली सेना के कम्युनिकेशन और साइबर डिफेंस डिवीजन का ठिकाना है, जिसको उड़ाया है, ये कम्युनिकेशन और साइबर डिफेंस। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह वास्तव में एसईएस द्वारा संचालित नागरिक एवं व्यावसायिक सैटेलाइट सुविधा है, जिसको उड़ाया। चलिए आगे चलिए, ये एक था। अगला, ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है, ये यूएस डिप्लोमेट, a drone reportedly struck a facility housing US diplomats near Baghdad airport। बगदाद एयरपोर्ट के पास जो यूएस डिप्लोमेट्स का आवासीय परिसर था, वहां पर ये हमला किया, जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला चलिए, अगला, ये देखिए अगला, ये जो अलग वेव, एक के बाद एक वेव है, ये लेटेस्ट वेव है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का। इसमें या आमिर अल मुमनीन, ये इसका जो कोडवर्ड था, अलग अलग वेब में कोडवर्ड भी रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली और जैसे जगह से खबरें आती नहीं, ये इरना की मैं उसी के हैंडल से आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उन्होंने कोडवर्ड रखा था, लिखा है इसमें, द वेव ऑफ ऑपरेशन, न्यू वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 वाज कैरीड आउट अंडर द
ब्लेस्ड कोड वर्ड या आमिर अल मुमिनीन ऑन ट्यूसडे नाइट। ये कल रात में इस कोड वर्ड के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया। अगला ये भी इरना जो आप अगला देख रहे हैं, ये भी इरना का ही है, IRNA का। द मोमेंट द एनिमी ड्रोन ऑब्लिक क्रूज मिसाइल वाज डिस्ट्रॉयड बाय ईरान्स एयर डिफेंस। ये इसलिए मैं लाया क्योंकि आप पिछले 6 दिन में कम से कम 16 बार आप ट्रंप से सुन चुके हो कि हमने एयर डिफेंस खत्म कर दिया ईरान का, कम्युनिकेशन खत्म कर दिया ईरान का, एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, सब खत्म कर दी। तो ये कौवा से थोड़ा ना, कौवा के चोंच से थोड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौवा थोड़ा वहां चोंच मार रहा है, इसलिए इसको लेके आए थे। अगला चलिए आगे। ये आगे जो है इसमें ये जो है ये फोटो जरा दिखाइएगा। ये क्लैश रिपोर्ट ने डाला है, ईरान IRGC से, IRGC के हवाले से है। इट्स एयर डिफेंस हैव शॉट डाउन 104 ड्रोन्स इंक्लूडिंग हर्मीज, हेरॉन, ऑर्बिटर एंड MQ-9 so far. One Hermes drone was captured intact. ये फोटो में है भी इंटैक्ट, ये दिख रहा होगा ऊपर। And officials claim 95% of drones were armed and intercepted before completing their mission. जरा फोटो नीचे दिखाइए, 104 ड्रोन। फिर मैं वो ट्रम्प की बात रिपीट कर दूं कि सब कुछ खत्म हो चुका है ईरान में, लेकिन कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 104 ड्रोन और फोटो का कोलाज बना करके डाला है, आप देख लीजिए, एक एक के टुकड़े टुकड़े कहां कहां पड़े हैं, कोलाज बना के डाल रखा है पूरा। अब अगले पे आइए, जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखिए, ये है द US इज रिमूविंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसी पे एक फाइनल कमेंट लेंगे। द US इज रिमूविंग थर्ड एंड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम साउथ कोरिया टू रीडिप्लॉय देम टू द मिडिल ईस्ट। जो थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, साउथ कोरिया में भी लगा है। साउथ कोरिया से इसको उखाड़ा जा रहा है, कहा, क्यों? मिडिल ईस्ट में रीडिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब वहां से हटा करके यहाँ डिप्लॉय, ये स्थिति है। आप इससे समझ लीजिए कि इनके पास जो बात हो रहा था ना कि कितना बचा हुआ माल है पेट्रियट थर्ड का, ये समझिए आप कि इनका स्टॉक पाइल क्या है। कई बार इस पे हमने चर्चा की। देखिए, साउथ कोरिया से सामने स्टेब्लिश है और क्लैश रिपोर्ट की ये वो है, वहां से ला करके यहाँ अब लगाएंगे। चलिए अगला लाइए, आगे एक आध और बच्चा हो तो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, सऊदी अरेबिया इन टॉक्स टू बाय एयर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूक्रेन। ये सब चौंकाने वाली खबरें हैं। सऊदी अरब थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर रही थी, सब उसी के भरोसे थे। ये किससे एयर डिफेंस मांग रहा है? सऊदी अरब यूक्रेन से। मतलब अमेरिका से ज्यादा उसको भरोसा यूक्रेन पे है, जो खुद 4 साल 3.5 साल से युद्ध में है। हेमंत भाई, ये एक खबर बताए, एक खबर, ये 10-10 मिनट, मतलब एक एनालिसिस का विषय है एक्सपर्ट्स के लिए तो एक जो है आर्टिकल भर का एक फोटो है, एक खबर है। नहीं, आप देखिए ना कि 3.5 साउथ को जो आज हालत इजराइल और ईरान के बीच में, जो मिडिल ईस्ट में ईरान जो रोज करता है, इजराइल जो रोज करता है कि आज उसके साथ, आज लेबनान में घुस गया, आज कहीं कर दिया, कुछ कर दिया। दक्षिण कोरिया तो 24 घंटे थ्रेट के अंदर, क्योंकि उसके पड़ोस में तो किम जोंग उन बैठा है भाई साहब। उसका तो पट्टे का भरोसा ही नहीं, वो तो पटक्का छोड़ने का मन आया तो मिसाइल छोड़ दे, वो तो उस टाइप का आदमी है। और वहां से आपको अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम उठा करके यहाँ लाने पड़ रहे हैं, तो इसको आप साधारण मत मानिए। ये पैनिक कॉल है, ये डिस्ट्रेस कॉल है, ये उनका बाद में देख लेंगे, पहले यहां बच लो। यहां जो हालत है ना भाई, कि आप मिडिल ईस्ट के सारे देश के आरोप लगा रहे हो कि अमेरिका का पूरा जोर इजराइल को बचाने पे है। हमारे यहाँ उतना ना तो थर्ड का सिस्टम है और ना कि अपने पैट्रियट का है। तो जो मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं, उन्होंने केवल ये अमेरिका को नहीं कहा, उन्होंने जो बातचीत की मध्यस्थता करे थे रशिया के राष्ट्रपति, उनको भी बताई ये बात कि इनका पूरा फोकस इजराइल को बचाने पे है। और अब हालत देख लीजिए कि इनकी पूरी दुनिया में 6 ही बैटरी है इसकी, पैट्रियट की थर्ड की। अगर वो साउथ कोरिया की बैटरीज को वहां से उठा करके यहाँ ला रहे हैं,
यहाँ लाके असेंबल करेंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे। तो आप उस पैनिक का सोचिए कि पैनिक किस लेवल का होगा, किस लेवल का, यही। हाँ, और जो आपके पास एयर डिफेंस का ओवरऑल सिस्टम्स है, उनके जो स्ट्रेंथ की डिप्लीशन है, वो तो अब इनके तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे। आपके पास सुपेरिटी किस बात की थी कि आपके पास बेहतर एयर डिफेंस था। ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है ही नहीं, कहने को मतलब कुछ भी बचा ही नहीं। आपके पास तो एयर डिफेंस ही था, मिसाइलें तो उनके पास बहुत है। अगर तुम्हारा एयर डिफेंस बैठ गया, फिर तो इसराइल को कहां ढूंढ के लाओगे आप? इसराइल तो मिलेगा ही नहीं। उनका जो भी आयरन डोम और जितने भी सिस्टम्स थे, वो सारे कोलैप्स कर गए। आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी कि वहां से रिपोर्टर बता रहा था कि भाई अपने रेडार आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारी चीजें बाहर से आ रही हैं, इवन हिजबुल्लाह के रॉकेट्स भी आ रहे हैं, और उसको लेकर के कोई वार्निंग अलार्म आ ही नहीं रहा। और इनके पास तो सबसे बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट क्या था, ये वार्निंग अलार्म इसलिए कि तुरंत लोग भाग जाते थे, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह से बच जाते थे, बाकी एयर डिफेंस कर लेते थे अपना काम, उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करके। तो आज की तारीख में ये गजब का एक उदाहरण है पूरी दुनिया के अंदर कि एक सुपर पावर को बिना आकलन किए परिस्थितियों का कैसे युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहिए, ब्लैकमेल होके या कंप्रोमाइज होके। ये एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा इस पूरे युद्ध से जो आप देख रहे हैं। चलिए इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।